हेलो एवरीवन। तो परीक्षा मंथन का लक्ष्य 4 है और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसका लास्ट टॉपिक है ये। तो इस वीडियो का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है चियांग माई पहल या चियांग माई इनिशिएटिव CMI। देखिए ये क्या है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो देशों का एक संगठन है आसियान, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, हांगकांग सहित जो चाइना है, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 10 देशों के मध्य एक बहुपक्षीय स्वैप जो मुद्रा स्वैप जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो पहली बात किसे कौन कौन से आसियान है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ साथ और 10 कंट्रीज जो है उनके सारे 10 कंट्रीज मिलके एक बहुपक्षीय मुद्रा स्वैप की व्यवस्था की है। तो देखिए ये जो है आपका चियांग माई इनिशिएटिव को 2010 में ही शुरू किया गया था। CMI को क्षेत्रीय अल्पकालिक तरलता समस्याओं का, देखिए चियांग माई एक्चुअली है क्या, देखिए ये एक प्रकार का करेंसी स्वैप है। मान लीजिए कोई कंट्री A है, ठीक है, ये एक कंट्री है और ये कंट्री B है, तो एक दूसरे से अगर ये जो है एक्सचेंज कर रही है, मनी का एक्सचेंज कर रही है, तो मान लीजिए टाइम लिमिटेड है, मान लीजिए जो है इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पे बोला कि इस टाइम पे हम पेमेंट आपको कर देंगे, तो पेमेंट ये दोनों एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रही है एक लिमिटेड टाइम पे, जो टाइम स्पेसिफाई किया उसी टाइम पे ये पेमेंट करेंगी, लेकिन जो मुद्रा होगी वो अलग तरीके की मुद्रा होगी, दूसरे तरीके की मुद्रा में एक्सचेंज करते हैं। जनरली जो कंट्री है, जो फॉरेन कंट्रीज में कंपनीज जो फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं वो जो है करेंसी स्वैप का यूज करती हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी मतलब तरलता, मुद्रा कितना है मार्केट में, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। मोटे मोटे अर्थों में यही समझिए। बाद में हम अगर जो है एग्जाम के बाद या जब भी हमें टाइम मिल पाता है तो उसके बाद फिर हम जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए तरलता मतलब होता है कि जो है किसी भी इकोनॉमी में, किसी मार्केट में मुद्रा की मात्रा कितनी है। ठीक है, IMF पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से ये बनाया गया है ना। हर कोई भी जरूरत होती है तो लोग क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म के पास दौड़ के जाते हैं, ठीक है, फंड लेने के लिए। लेकिन इसको जो है वहाँ की अप्रोच जो है कम करके जो है खुद पे ये जो है विश्वास दिया गया है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो इसमें 14 अप्रैल 2020 को चीन के प्रधानमंत्री ली ख्यांग, ठीक है, चीन के प्रधानमंत्री ली ख्यांग ने चियांग माई पहल, ठीक है, चियांग एक माई पहल है, ये बहुपक्षीयकरण भूमिका अदा करने का और संकट का मुकाबला करने की तैयारी करने के लिए किया है। ये चियांग माई पहल एग्जाम में आ जाएगा तो आप बता देगा करेंसी स्वैप है, ये मुद्रा स्वैप है। ठीक है, ली ख्यांग का मुख्य फोकस क्या है, तरलता की बहाली पर, यानी कि जो लिक्विडिटी है और ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो अब तरलता जो है कैसे लिक्विडिटी मार्केट में लाई जाए, इसके वजह से ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है स्टार्ट किया गया है। ली ख्यांग के महामारी के रोकथाम में सहयोग की 3 सुझाव हैं। पहला क्या है, महामारी की रोकथाम व नियंत्रण में सहयोग मजबूत कर सार्वजनिक स्वास्थ्य को के स्तर को उन्नत करना। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के जो है स्तर को उन्नत करना है। दूसरा है आर्थिक विकास की बहाली करने की कोशिश करना। ठीक है, इकोनॉमिक जो है हमारी इकोनॉमी है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। तो देखिए छोटे छोटे जो रीजनल एरियाज हैं उनको भी हम इंटीग्रेट कर दें, एकीकरण कर दें उनका, तो इंटीग्रेटेड वे में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है इनके पहल है। अन्य जो है जो अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणियां हैं उसको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है तुर्कमेनिस्तान बना विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन बना है, तुर्कमेनिस्तान बना है पर्यवेक्षक, कहाँ पे, WTO में। देखिए तुर्कमेनिस्तान जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO मुख्यालय का स्थायी निवास स्थापित करने और इसकी कार्यवाही की निगरानी में सक्षम है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बना है। ठीक है, भी बन गया। तो क्या है, तुर्कमेनिस्तान जो है व्यापार निकाय तथा औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला जो पूर्व सोवियत गणराज्य, अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तो ये क्या है अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य, आपको अगर पता होगा तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कुछ कंट्रीज जो हैं वो US के साइड में थी और कुछ USSR के साइड में थी। तो जितनी जो यूरोप में, अगर यूरोप को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था उस टाइम, ईस्टर्न जो यूरोप था वो रशिया के साथ था और वेस्टर्न यूरोप US के साथ था। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी, साथ में उनसे लगे हुए जो एशियन कंट्रीज थी, वो जो है रशिया के साथ थे। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान था एक गणराज्य था USSR में, है ना, USSR में गणराज्य था। तुर्कमेनिस्तान में जो है एक सेकेंड, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, हाँ, काउंसिल के, एक सेकेंड, हाँ, काउंसिल के 5वें आभासी सत्र के दौरान यह पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो ये 5वां आभासी सत्र था और उसी के दौरान जो है तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा कहाँ मिला है, पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हाँ,
इसके सदस्यों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अन्य सदस्य राज्यों के अलावा भारत ने भी WTO के पर्यवेक्षक के रूप में तुर्कमेनिस्तान का समर्थन किया। तो इंडिया का क्या स्टैंड था, इंडिया ने जो है क्या किया, समर्थन किया तुर्कमेनिस्तान को। नेक्स्ट हमारा है सागर विजन। ठीक है, क्या है सागर विजन? भारत के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए, सागर विजन क्या है, नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान देते हुए क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि, यानी कि सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो जितने भी लोग हैं सागर क्षेत्र में, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई आपके आइलैंड कंट्रीज हुई या फिर अगल बगल जितनी छोटी बड़ी कंट्रीज हुई, उनका जो है ग्रोथ और सिक्योरिटी जो है इंश्योर करना ही सागर जो है आपका विजन है। समझ रहे हो ना, सागर विजन मतलब सागर का हमारा एम गोल क्या है, तो सागर का एम ये है कि जो सागर के पास जितनी भी कंट्रीज हैं, छोटी मोटी बड़ी सारी कंट्रीज को सिक्योरिटी और उनका ग्रोथ जो है प्रोवाइड कराना एक सागर विजन है। ठीक है, तो पहले जो ये जैसे मान लीजिए मैंने बताया सागर विजन, तो सागर विजन आप अच्छे से समझ लीजिए कि है क्या सागर विजन, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आपको आइडिया रहेगा, और आपको आइडिया ही चाहिए एग्जाम में जब क्वेश्चन मार्क करना होता है। समझ रहे ना, ज्ञान तो आपको चाहिए, आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा चीज़ें हम जो है वन बाई वन करके इतनी ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लेते हैं कि होता क्या है कि जो है कहीं कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, और जेन्युइनली हो भी जाता है। ऐसा वो नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो करना क्या है आपको, जैसे सागर विजन है तो आपको या कोई भी टॉपिक है, ठीक है ना, तो ऐसा क्या होता है कि इसमें जो है आपको उसका मतलब समझना होगा, उसको विजुअलाइज करना होगा। मैं बार बार कहती हूँ, चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये जो है कहा गया है। विजन की जो है शुरुआत की गई है, जो सागर विजन है यह एक समुद्री पहल है। एक समुद्री पहल है जो हिंद महासागर के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पैसिफिक वाले में नहीं, आपको पैसिफिक कह देगा तो ऐसा नहीं, इंडियन ओशन के क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों को प्राथमिकता देती है। ये सागर शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बढ़ाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान सागर शब्द प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। अब कुछ इस विजन का कुछ क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या है इसमें, जो है क्षेत्र में विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण का निर्माण करना। क्या करना है, विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण का निर्माण करना, सभी देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के लिए सम्मान। ठीक है, सभी देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के लिए समान, जो अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी, ठीक है ना, जो समुद्र के लिए कुछ कानून बने हैं, तो अंतरराष्ट्रीय नियम है, उसकी जो है सभी लोग के लिए उसके प्रति सभी लोगों को प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, विश्वास और पारदर्शिता मतलब समझते हैं ना, पारदर्शिता मतलब ये होता है कि अपने यहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, वो दूसरे कंट्री से शेयर करना। ठीक है, उसी को ट्रांसपेरेंसी कहता है। अदरवाइज हम कुछ और जो है स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं वेपन्स का और दूसरों को बता ही नहीं रहे। स्टॉक पाइलिंग मतलब क्या होता है कि हथियार को हम बनाए जा रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट हो तो एक जो है फेयर जो है यही है कि अपनी डेवलपमेंट को दूसरी कंट्रीज जो हमारी हैं उनके साथ शेयर करना, जो पड़ोसी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और मानदंडों के लिए सम्मान। थर्ड हमारा है एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता और समुद्री मुद्दों की शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, कोई भी समुद्री मुद्दा हो उसका जो है पीसफुली जो है उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। ठीक है, और एक दूसरे के लिए संवेदनशील सेंसिटिव हो सके। ठीक है, तो ये जो है हमारा था। और इसमें नेक्स्ट है समुद्री सहयोग में वृद्धि करना। ठीक है, समुद्री सहयोग में वृद्धि करना भारत की यह पहल हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। तो एक रिम एसोसिएशन है, उसके जो सिद्धांत है उसके जो है हमारी जो ये सागर पहल है वो उसी के अनुरूप है। ठीक है, अब देखिए क्वाड ग्रुप और 5 आइज, क्वाड ग्रुप एंड 5 आइज क्या है। तो क्वाड ग्रुप में आपको पता है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। क्वाड मतलब 4। ठीक है, तो क्वाड ग्रुप में 4 कंट्रीज हैं। याद रखिएगा, क्वाड जब आएगा नाम तो आपको 4 पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहाँ पे, आप उसको विजुअलाइज करिए, अमेरिका कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। ठीक है, इंडिया और जापान, सारी कंट्रीज जो है क्वाड में है। ठीक है, क्वाड ग्रुप में विचार विमर्श करने को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट किया गया था। विचार विमर्श करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट किया गया। दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने फिर से दोहराया
कि गठबंधन का ध्यान हिंद प्रशांत सागर क्षेत्र पर है, ठीक है। इंडिया और जो पैसिफिक ओशन है उनके बीच में जो एक गठबंधन तैयार करने के लिए, और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, आसियान, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशों के साथ साथ उसकी क्षेत्र की सुरक्षा समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो है उस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि, अब यहाँ पे इंडियन ओशन की बात नहीं है, इंडियन प्लस पैसिफिक ओशन के जितने भी जो है कंट्रीज हैं उनके जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक जो है एक साथ रहने के लिए जो है बात की जा रही है और समृद्धि के लिए काम किया जा रहा है। इसमें 5 आइज समूह के देश की भी मदद मिल सकती है, ठीक है। तो 5 आइज देश कौन से हैं देख लीजिए। 5 आइज में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसमें भारत नहीं है, याद रखिएगा 5 आइज में भारत नहीं है। कौन कौन है, तो पहली बात तो देखिए अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका जिसमें क्वाड में भी है अमेरिका, और देखिए यहाँ पे क्वाड में भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड में, तो क्वाड के 2 मेंबर्स ऑलरेडी हो गए। अब 3 मेंबर्स और कौन कौन से हैं, ये कनाडा है, न्यूजीलैंड है और ब्रिटेन है, ये 5 आइज हैं। इस गठबंधन का जो मकसद है वो चीन पर नजर रखना है। 5 आंखें जो है चीन को जो है उनके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे और उससे जुड़ी हुई खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना, चीन को रोकने और हिंद महासागर में उस पर नजर रखने, ठीक है। चीन को जो है क्या करना है, चीन को रोकना है और हिंद महासागर पे उस पर नजर रखने के मकसद से अब अमेरिकी कांग्रेस समिति इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहती है, ठीक है ना। अब अमेरिका जो है भारत से जो है ये भी पहल कर रही है कि भारत, ठीक है, अभी भारत और जो है क्वाड्स में कौन कौन था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड की कंट्रीज थी जो 5 आइज में सम्मिलित हैं। बाकी क्वाड में और कौन है, भारत है और जापान है जो है 5 आइज में नहीं है। तो अब जो है अमेरिका चाहता है कि भारत और जापान वो भी आ जाए, साथ में दक्षिण कोरिया को भी शामिल करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये लोग जो है 5 आइज में आ जाए, ठीक है। तो 5 नहीं आ जाएंगे तो 8 आइज हो जाएंगे। अब क्वाड क्या है, देखिए क्वाड 4 देशों का समूह है जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है एक समूह है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए सैन्य प्रभाव, ठीक है ना, चीन का जो सैन्य प्रभाव उसको जो है मैनेज, उसको बैलेंस करने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया है। अब नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। कितने का, 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है ब्रिटेन ने भारत में लॉन्च किया। फिर से देख लीजिए, ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन, और आपको नाम याद रखना चाहिए, आप इसको जो है कोई और कंट्री जो है जापान, जर्मनी मत कर दीजिएगा, ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। 17 अगस्त 2020 को यूनाइटेड किंगडम्स ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन फंड लॉन्च किया है कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और किसके लिए, कोविड-19, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन जो है ना, उनसे निपटने के लिए और उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए यह फंड लॉन्च किया गया है। पहले किसके लिए, कोविड-19 और जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट जो हमारा है, और कोविड-19 के लिए, और साथ में उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिक का समर्थन करने के लिए यह फंड लॉन्च किया गया। इस फंड में कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ पे है ये, कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जोड़ने के लिए एक इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। तो जो है कर्नाटक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जोड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है। यह पहल यूके में टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगा। यूके में क्या करेगा, टेक साझेदारी के निर्माण में मदद करेगा। अब देखिए यूके इंडिया टेक भागीदारी 2018 में भारतीय और ब्रिटिश मंत्रियों द्वारा किसके लिए, यूके इंडिया टेक भागीदारी। अब एक अलग चीज़ है, यूके इंडिया टेक भागीदारी 2018 में भारत और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू किया गया था इसको 2018 में। और इस फंड का उद्देश्य क्या था, यूके की औद्योगिक रणनीति को उत्प्रेरित करना, जिसका उद्देश्य भौतिक चुनौतियों का समाधान करना है, ठीक है ना। अब देखिए जो टेक क्लस्टर है उसको विकसित करने के लिए अधिक से अधिक धन देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इनोवेशन चैलेंज फंड एक ऐसा ही कदम है, इनोवेशन चैलेंज फंड ऐसा स्टेप है जिसमें हम जो है मैक्सिमम जो है धन, चाहे FDI के माध्यम से, चाहे जैसे भी माध्यम से मैक्सिमम धन जो है हम आकर्षित कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ
इस कोष का उपयोग भारतीय वैज्ञानिकों की ज्ञान संवर्धन के कार्य को लेकर, ज्ञान संसाधन को कार्य में लाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब ये भी हम इस पे भी फोकस करेंगे। कई प्रतिभाशाली भारतीय धन की कमी के कारण विदेशी भूमि में अपने अनुसंधान परियोजनाएं कर रहे हैं, लेकिन भारत से वो माइग्रेट होकर दूसरे कंट्रीज में चले जा रहे हैं। तो उसको हमें अपने इंडिया में, भारत में ही जो है रोक कर रखना है। इसके लिए फंड दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत एंटीगुआ और बारबुडा के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद। भारत के द्वारा कौन सी एंटीगुआ और बारबुडा के लिए $1 मिलियन अमेरिकी मदद की जो है पेशकश की गई है। देखिए, भारत जो है अगस्त 2020 में, कब, अगस्त 2020 में कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, कौन सी कंट्रीज है, एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। ठीक है, कोविड-19 के चलते जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए जो है भारत ने $1 मिलियन उन लोग को जो है दिया है। भारत ने देखिए कैरिकॉम, CARICOM, ठीक है, कैरिकॉम तहत कैरिबियाई समुदाय को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पेशकश की है। कैरेबियन क्षेत्र 20 विकासशील देशों का समूह है। तो कैरेबियन कहाँ पे है, देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। आप देख लीजिए कैरेबियन का लोकेशन देख लीजिएगा। कैरेबियन जो क्षेत्र है वो 20 जो है डेवलपिंग कंट्रीज का एक समूह है और $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देश को डिस्पोजल अभेद्य गाउन, ठीक है, किसके लिए, डिस्पोजल अभेद्य गाउन, ठीक है, मतलब वो जो हम किट पहनते हैं, पीपी किट, ठीक है, फुल कवर गॉगल्स, ठीक है, वेंटिलेटर, फेस शील्ड, परीक्षण दास्ताने, डिस्पोजल मास्क की ये सब सारी सहायता ये सब प्रोवाइड करने के लिए भारत ने ये किया है। इसके अलावा एंटीगुआ और बारबुडा को 10,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट्स प्रदान की गई। तो हमने, भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की खूब बहुत ज़्यादा टैबलेट जो है दूसरों को कंट्रीज़ में भेजी हैं इस बीच। अब नेक्स्ट हमारा है कि भारत ने मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। तो भारत ने किसको दिया, फिर मालदीव को दिया $500 मिलियन की, ठीक है, $500 मिलियन की जो है सहायता प्रदान की है, किसको, मालदीव को। तो देखिए 13 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने की विदेशी जो मंत्रालय है उसने एक अधिसूचना जारी किया और ये बताया कि मालदीव को $100 मिलियन का अनुदान दिया गया और $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। $100 मिलियन अनुदान और 400 जो है मिलियन डॉलर ऋण भी देगा। इस जो है धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। किसके लिए, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली है परियोजना मालदीव में जो है सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल की परियोजना है। तो कनेक्टिविटी परियोजना क्या है, 6.7 मीटर की पुल की परियोजना है जो मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीप, कौन सी है, बिलिंगिली, ठीक है, गुलिफाहु और थिलाफुशी, ये सारे जो है द्वीप हैं छोटे छोटे। मालदीव के अगल बगल में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, ये पड़ोसी द्वीप हैं, कौन सी, बिलिंगिली, गुलिफाहु और थिलाफुशी। तो ये सब लोकेशन आपको देख लेना चाहिए एक बार मैप में, ठीक है। और ये इनको जो है क्या करेगी, ये जो पुल है 6.7 किलोमीटर की वो कनेक्ट कर देगी इन देशों को। देखिए ज्ञातव्य है कि देशों की बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक निर्मित कार्गो फेरी सेवा शुरू की जाएगी। क्या, कार्गो फेरी सेवा शुरू की जाएगी जिससे भारत और मालदीव के बीच एक जो है नियमित जो है क्या हो सके, व्यापार और वाणिज्य हो सके, ठीक है। अब देखिए साथ ही में भारत को गुलिफाहु में बंदरगाह के निर्माण का समर्थन प्रदान करेगा। भारत को, अब देखिए गुलिफाहु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ पे भारत निर्माण जो है बंदरगाह निर्माण करेगा, तो गुलिफाहु में है, ठीक है, गुलिफाहु में। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के अपने कोटा को, जो मालदीव के लिए भारत ने आवश्यक जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं, जो गुड्स हैं, उनको उनकी पूर्ति के लिए अपने कोटा को नवीनीकृत किया है। इसमें आलू भी जाएगा, चावल, चीनी, गेहूं, दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यह खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करेगा। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या होता है, किसी को भोजन की कमी ना हो पाए, तो जो है खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करेगा और इसके बदले देश में मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मूल्य स्थिरता मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाती है जब, तो चीज़ें सारी बहुत महंगी हो जाती हैं और जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो एक तरीके से मूल्य स्थिर हो जाएगा। चीज़ें जितनी कम होंगी प्राइसेस उतना ही हाई होंगे, ठीक है ना, तो मूल्य स्थिरता इस स्थिति में नहीं बन पाती है। इंडोनेशिया के माउंट
सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट। तो देखिए पूछ लेगा एग्जाम में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और अगर आपको लोकेशन नहीं पता है इंडोनेशिया की तो आप रट के नहीं याद कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी ऐसे अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो ये माउंट सिनाबुंग, और आपको क्या एक मैप लेके बैठना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। मैप में आप देखिए इंडोनेशिया कहाँ पे है ना, मलेशिया कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और वहाँ पे जो है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ पे, इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में, याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। ये ज्वाला 400 साल तक निष्क्रिय रहा, ठीक है, 400 साल तक इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन 2010 और 2014 में इसमें विस्फोट हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट सिनाबुंग कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिसमें 120 से अधिक ज्वाला, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखियों का एक रिंग है, एक जो है एक सर्कल क्रिएट करता है, तो उसमें 120 से ज़्यादा और ज्वालामुखी हैं, ठीक है। उसी में एक माउंट सिनाबुंग भी है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पे, इंडोनेशिया में नॉर्दर्न जो है सुमात्रा द्वीप में, आइलैंड में स्थित है, ठीक है, नॉर्दर्न में, याद रखिएगा, साउदर्न में नहीं, नॉर्दर्न में। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। दुनिया में लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है, प्रत्यक्ष परिणाम है। अब देखिए वर्ल्ड के 90% जो भूकंप है वो यहीं पे आते हैं। जो है प्लेट टेक्टोनिक्स, आपको पता है क्या होता है, जैसे हमारी जो अर्थ है ना वो डिफरेंट प्लेट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो एक सिंगल प्लेट नहीं होता, वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्लेट से मिलकर बनी, तो ये जो प्लेट हैं जब ये खिसकते हैं, ठीक है, जब प्लेट खिसकते हैं तो क्या होता है, ज्वालामुखी जो है उनका जो है इमरजेंस हो जाता है, ज्वालामुखी अंदर से बाहर आने लगती है, ठीक है। तो अंदर जब तक होगी तो देखिए मैग्मा और लावा में इसी उस पर डिफरेंस होता है। जो ज्वालामुखी है, जो मैग्मा है, ठीक है ना, अब इसमें बन नहीं पाएगा तो मैं आपको जो है किसी और जो है वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सारी चीज़ जब ज्योग्राफी कवर करूंगी तो मैं बताऊंगी। देखिए जो प्लेट मैंने बताया, ये 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट जब एक दूसरे मूव करते हैं तो मूवमेंट भी अलग तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। तो क्या होता है, जब प्लेट खिसकेंगी तो दरार बन जाती है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो ब्लैक डार्क कलर का ये दरार है, उसी दरार में से जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो बाहर जो है मैग्मा के फॉर्म में अंदर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब ये समझिए कि प्लेट का हिलना, प्लेट का खिसकना, पूरी जो अर्थ है वो एक प्लेट एक ही पे नहीं बनी हुई है कि एक मटके जैसा है। वो मटके का समझ लीजिए कि बहुत सारा एक मटका टूट के जब गिर जाता है तो वो मटके को अगर हम चिपका के रख दें तो उस तरीके से वो एक दूसरे से सटा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है समय समय पे मूव करता रहता है, क्योंकि वो एस्थेनोस्फीयर पे जो है लोकेटेड है। एस्थेनोस्फीयर अब क्या है, जैसे मान लीजिए एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। जली, आप जली समझते हैं ना, जो जली वाली टॉफ़ी आती है, ढेर सारी जली की टॉफ़ी रख दीजिए और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दीजिए, वो हिलती रहेगी। और जब ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है तो वो अलग हो जाती है और एक जो है एक दरार बन जाती है, उसमें से लावा जो अंदर का होता है वो बाहर आने लगता है। तो इसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अभी इतना ही समझिए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसमें से ज्वालामुखी का उद्भेदन या फिर जो है वो बाहर निकलता है ज्वालामुखी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव बांग्लादेश को सौंपे, ठीक है। भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव बांग्लादेश को सौंपे। एक सेकेंड, चलिए, हाँ इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ। देखिए अच्छा ये देखिए भारत ने 10 रेलवे लोकोमोटिव बांग्लादेश को सौंपे। इसमें क्या है कि 27 जुलाई 2020 को भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है, बांग्लादेश तो नेबरहुड में ही है ना, हमारे नेबरहुड की कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जो हमारे नेबरहुड है, हमारे पड़ोसी हैं, तो अपनी भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसके तहत क्या होगा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिया था तो पहले अपने नेबरहुड में ही गए थे। और आप बता दीजिए कौन सी कंट्री में पहले शपथ के टाइम पे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये नेबरहुड पॉलिसी हमारे इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंडिया ने दिए हैं। भारत के बांग्लादेश की जो पीएम है
ठीक है, भारत ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश में ब्रॉड गेज, कौन सा ब्रॉड गेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए उनकी भारत की यात्रा के दौरान प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि जो है ब्रॉड गेज जो है रेलवे इंजन प्रोवाइड कराएंगे। और हैंड ओवर, हैंड ओवर इवेंट को वर्चुअली आयोजित किया गया, मतलब जो इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और उनके बांग्लादेशी समकक्ष ने भाग लिया था। अब इसमें क्या होता है कि भारत से पहली कंटेनर ट्रेन जो है वो बांग्लादेश पहुंची। ट्रेन में क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों को ले जाया गया। ठीक है, अब जो MFCG उत्पाद जो है उपभोक्ता सामान जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, अन्य जो आवश्यक उत्पाद हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं, ये पहली कंटेनर ट्रेन में लगभग 50 कंटेनरों को ले जाया गया। कंटेनर सेवा को अब से नियमित रूप से जो है संचालित किया जाएगा। यह सेवा कोलकाता के पास मेजर हाट के बेनापोल, सिंगिया, जेसोर और नोआपारा और बांग्लादेश में बंगबंधु सेतु से जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब जो है डेली नहीं, मतलब रूटीन वेज में जाया करेंगी। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं और वे कोलकाता और खुलना को जोड़ने वाली बंधन एक्सप्रेस और कोलकाता और ढाका को जोड़ने वाली मैत्री एक्सप्रेस है। तो याद रखिएगा, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये जो है इंडिया और जो है बांग्लादेश के बीच में है। तो पहली जो बंधन एक्सप्रेस है वो कोलकाता और खुलना को जोड़ती है और जो है दूसरी है कोलकाता और ढाका को मैत्री एक्सप्रेस जोड़ती है। और एक नई जो है और आ गई, जो 10 हमने रेलवे लोकोमोटिव ट्रेन सौंप दी है बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये जो हमारे आपके कौन सा है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, उससे जो है वो भेजे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा साइबर सुरक्षा और भारत इजराइल में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो साइबर सुरक्षा पर भारत इजराइल ने एक समझौता उस पर हस्ताक्षर किया। 15 जुलाई 2020 को भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निर्देशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है, हमारे भारत राजदूत जो इजराइल में, उनका नाम है संजीव सिंगला। ठीक है, संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भारतीय इंडियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT, ठीक है, भी शामिल है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और INDC मंत्रालय के तहत काम करती है। अब इस समझौते से क्या है कि साइबर खतरे, आप जानते हैं साइबर खतरा कितना ज़्यादा है, कोई भी वेबसाइट कहीं भी हैक की जा सकती है, वेबसाइट भी। और देखिए, एक डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसको हैक कर लिया जाए तो देश पे एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो साइबर खतरों पर देश के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे में विस्तार किया। अब जो है सूचनाओं का आदान प्रदान और जो है ब्रॉड लेवल पे हो सकेगा। इस समझौता क्षमता निर्माण और क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं की जो है आपसी आदान प्रदान में सहयोग करेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए, साइबर सुरक्षा को भारत और इजराइल के नेताओं द्वारा सहयोग के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक रूप में चिन्हित किया गया। ये सब ऐसे ही बातें हैं, आप मोटा मोटा समझ लें। साइबर सुरक्षा जो है इंडिया और जो है किसके बीच में हुई है, देख लीजिएगा, इंडिया और इजराइल के बीच में, याद रखिएगा, इंडिया और इजराइल के बीच में और साइबर सुरक्षा हुई है। और नेक्स्ट हमारा है संप्रभु नागरिक आंदोलन, सोवरेन सिटीजन मूवमेंट। क्या है सोवरेन सिटीजन मूवमेंट? देखिए, ऐसा आंदोलन जो यह मानता है कि विधि या कानून उन पर नहीं लागू होता है, ऐसा आंदोलन जो यह मानता है कि विधि या कानून उन पर नहीं लागू होता है। इस आंदोलन के समर्थक का मानना है कि वो सरकारी कानूनों से मुक्त है। कोई इंसान ये कह दे कि मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, तो अगर वो कोई मूवमेंट कर रहा है, उसका ऐसा कोई ग्रुप मूवमेंट कर रहा है, तो उसे कहते हैं सोवरेन सिटीजन मूवमेंट। और इस मतलब संप्रभु नागरिक आंदोलन, और इस आंदोलन के समर्थकों ने हाल में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पुलिस बल के साथ हिंसात्मक रुख अपनाया। ठीक है, तो क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ऐसे लोगों ने जो पुलिस बल है उनके साथ जो है एक जो बहुत ही हिंसक रुख अपनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि इस विचारधारा वाले समूह का जन्म वर्ष 1970 के बाद अमेरिका में हुआ। ठीक है, अमेरिका में जो सॉवरेन सिटीजन का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में आया, और ये विचारधारा 90 के दशक में कनाडा पहुंची। इसके बाद जो है इसका प्रसार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह हो गया। ठीक है,
इसमें क्या है, इस आंदोलन के जो समर्थक हैं वो जो है सरकारी जो गतिविधियों में भी सहयोग नहीं करते। कोई भी सरकारी अगर गतिविधि है तो उसमें जो है हेल्प नहीं करते। वो किसी भी सरकारी कानूनों से मुक्त मानते हुए कई बार काफ़ी हिंसक भी हो जाते हैं कि मतलब सरकारी अगर कोई कानून है तो उसको मानेंगे नहीं, अगर उसके अगेंस्ट कोई अगर वो विद्रोह कर रहे हैं यानी कि आंदोलन कर रहे हैं तो वो जो है बहुत सारी चीज़ों को हार्म भी करते हैं। पुलिसमैन्स को ही आपने देखा कि वो हार्म करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एयर बबल। तो क्या है एयर बबल? 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ किसने किया है? ये नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा कि भारत, फ्रांस और अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करेगा। क्या करेगा? जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान के संचालन को फिर से शुरू करेगा। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने यूएई में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ समझौते किए। ठीक है। जर्मनी के साथ बातचीत अपने अंतिम चरण में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा के शुल्क में 25% कमी लाने की योजना बनाई है। तो मतलब 25% जो है शुल्क में कमी ला जाएगी। एयर बबल कोविड-19 के दौरान बढ़ गया, जो है एक गढ़ा गया शब्द है। ठीक है, एक जो है नया शब्द है कोविड-19 के दौरान। यह दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच परिवहन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है। मतलब एक स्पेसिफिक जो है क्षेत्र है उसके बीच में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और लोगों के संपर्क को संदर्भित करता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार माना जाता है। ठीक है, वंदे भारत मिशन आपको पता होगा। तो वंदे भारत मिशन का एक नया अवतार है ये, जहाँ पे कुछ जो है एरियाज हैं उनके बीच में कॉन्टेक्ट और उनके जो है लोगों का जो है आवागमन, उसको एयर बबल कहा गया है। विशिष्ट क्षेत्रों और परिवहन के बीच लोगों का संपर्क। ठीक है, ये एयर बबल है कोविड-19 की सिचुएशन में। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2020। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2020 में क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि जो संगठन है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी IFAD और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया है। तो ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8.9, विश्व की जनसंख्या लगभग 8.9 जो कि 690 मिलियन है, वो 2019 में भूख से प्रभावित रहा। तो 690 मिलियन लोग यानी कि विश्व की 8.9 लोग भूख से प्रभावित रहे हैं। ये 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक है। तो कम होना चाहिए। ये हो रहा है कि बहुत डेवलप हो रहा है देश, लेकिन कम नहीं हो रहा है। ये ग्लोबल लेवल पे बहुत ही जो है 10% एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण ये 2020 में बढ़ के 83 से 132 मिलियन हो सकता है। इतने लोग और जुड़ जाएंगे और 5 वर्ष की कम आयु के लगभग 21.3% बच्चे की वृद्धि जो है सुचारू रूप से नहीं होगी। जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी। और 5.6 अधिक वजन वाले थे। ठीक है ना, तो देखिए कुपोषित वो भी है जिनका वजन कम है और कुपोषित वो भी है जिनका वजन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा पोषण तो ले नहीं रहे, इस वजह से उनका वजन ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे लोग जिनका वजन कम है तो वो तो कुपोषित हैं ही। तो कम से कम 340 मिलियन बच्चे सूक्ष्म पोषण और माइक्रो जो है न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी कमी से पीड़ित है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया SDG 2.1 और SDG 2.2 की ओर नहीं बढ़ रही। ठीक है ना, SDG मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कुछ गोल जो है निर्धारित किए गए हैं जिसको सारी जो कुछ कंट्रीज हैं उनको जो है कंप्लाई करना होता है, उनको उस गोल के साथ चलना होता है और जो है डेवलपमेंट करना होता है डिफरेंट एरियाज में। लेकिन जो SDG 2.1 है और 2.2 है उसके साथ वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। SDG 2.1 सभी के लिए सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक जो है पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहाँ हो पा रहा है। और SDG 2 का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो कुपोषण, वो कुपोषण को जो है कुपोषण के सभी रूप को मिटा दे। तो SDG 2.2 में क्या है कि वो कुपोषण के सभी रूपों को खत्म कर दे। लेकिन ये SDG 2.1 और 2.2 के हिसाब से कंट्रीज चल नहीं पा रही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है इंडिया आइडियाज समिट। इंडिया आइडियाज समिट क्या है ये? देखिए जुलाई 2020 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, कहाँ पे? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ इंडिया आइडियाज समिट आयोजित की गई। और इसमें क्या है कि इस वर्ष जो है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के गठन की 45 वर्ष पूरा हो गया है। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का 45 वर्ष पूरा हो गया है और इस खास अवसर पर ही यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया एवं निवेश को लेकर आह्वान किया। निवेश को लेकर मतलब ये आह्वान किया कि भारत में निवेश करें। ठीक है, एफडीआई भारत में बढ़ी भी है, ऐसी बात नहीं है कि जो है बढ़ी नहीं है, निवेश हुआ भी है भारत में। तो जो है निवेश के जिस पे भारत कौन सा स्थान है, तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले कि भारत में जो है एफडीआई के क्षेत्र में भारत किस नंबर पे है। तो देखिए भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई के कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब होता है कि हमारे जो है अगर आप हमारे देश में आके ऑपरेट करते हैं, आपकी कंपनीज हमारे देश में आती हैं, तो वो इजीली जो है एक्सेसिबल, सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी। जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो जो लाल फीताशाही होता है, जो रेड टैपिज्म बोलते हैं, वो सब नहीं रहेगा। ठीक है, और चीज़ें बहुत एक्सेसिबल करा दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आप आराम से काम कर पाएंगे। मोटा मोटा ये कि आप जो है हमारे इंडिया में आएंगे और आपको उस तरीके की लॉज मिलेंगे कि आप जो है इजीली जो है यहाँ पे काम कर सकेंगे। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और एफडीआई का कीर्तिमान जो है स्थापित कर रहा है। एफडीआई में भी भारत जो है इंडिया ने बहुत सारे एफडीआई को आकर्षित किया है भारत ने। ठीक है, 19-20 में भारत के लगभग $74 मिलियन का एफडीआई आकर्षित कितना हुआ है? $74 बिलियन। 1920 में $74 बिलियन भारत में एफडीआई जो है आकर्षित हुआ है। लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी। देखिए सऊदी जो है यूएई में जो है 15% जो है बताया गया है कि किसी भी भारत के 15% लोग ही वहाँ पे रह सकते हैं, बाकी लोग को वापस करेंगे। और यूएई से हमें अच्छा खासा एफडीआई आ रहा था। ठीक है ना, सॉरी ये एफडीआई नहीं था, यूएस से हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था, समझ रहे ना, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें जो है इस चीज़ से जो है इंडिया इफेक्ट होगी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 20% जो है बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले वर्ष जो था 20% बढ़ोतरी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में इंडिया में। अब ताइवान और सीमा लीलेड के बीच गठजोड़। ताइवान और सीमा लीलेड के बीच गठजोड़ क्या है? देखिए 1 जुलाई 2020 में ताइवान ने चीन के सभी दबावों को दरकिनार करते हुए सोमालीलैंड, यानी अफ्रीका देश है, अफ्रीकन देश है सोमालीलैंड। अच्छा ये सोमालीलैंड है, ठीक है, इसमें सोमालीलैंड एक ही में लिखा हुआ, तो ये सोमालियन कंट्री है सोमालीलैंड। अफ्रीकन देश के साथ मित्रता और स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय एवं विधि के शासन के साथ साझा मूल्यों के आधार पर संबंध स्थापित करने को लेकर सहमति जताई है। क्या करेंगे? ताइवान जो है, जो ये हमारी अफ्रीकन कंट्री है सोमालीलैंड, उसके साथ जो है क्या करेगी? मित्रता एवं स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय एवं विधि का शासन जो है उसको साझा करने की प्रतिबद्धता दोनों जताई है। अब देखिए सोमालीलैंड, देखिए यहाँ पे बहुत ही गलत लिखा हुआ है, सोमाली जो है सोमाली लैंड है, ये सोमाली लैंड नहीं सोमाली लैंड है। ठीक है, तो सोमाली लैंड सोमालिया से 2019 में गृह युद्ध के बाद अलग हुआ था। तो सोमालिया एक कंट्री और एक कंट्री सोमाली लैंड। ठीक है, तो ये गृह युद्ध में 1991 में अलग हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं होने के बावजूद इस देश में अपनी स्वतंत्र सरकार और मुख्य जो मुद्रा एवं सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली से जो है मान्यता नहीं है जो है इंडिपेंडेंट कंट्री का, लेकिन फिर भी इनकी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट ऑपरेट होती है और इनकी अपनी मुद्रा और सुरक्षा व्यवस्था है। अब देखिए ब्लेजर क्या है? ब्लेजर्स, देखिए ब्लेजर ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और ऊर्जावान वस्तु होती है। जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो चमक सकती है वो ब्लेजर होती है। एक वस्तु जो होती है जो बहुत ही ऊर्जावान और चमत्कार होती है और इसकी ऊर्जा व चमक के कारण विशालकाय ब्लैक होल द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या कारण है? क्योंकि ब्लैक होल मतलब समझ रहे हैं, ब्लैक होल मतलब वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में इतना ज़्यादा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ उसकी तरफ बहुत तेज़ से आकर्षित होती है। तो इनके जो ब्लेजर्स हैं वो ब्रह्मांड में उनका जो इतना चमक है उसका कारण है जो बहुत ही ह्यूज जो ब्लैक होल्स हैं उनके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए इनमें गामा किरणें उत्सर्जित होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैक होल्स जो है आपकी, इसमें से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? इसमें से गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब सबसे दूरस्थ ब्लेजर, जो सबसे दूर ब्लेजर है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1.4 बिलियन साल के बाद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे दूर का जो ब्लैक होल है वो 1.4 बिलियन साल बाद जो है प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है।
ब्लेजर सभी सक्रिय आकाशगंगाओं के समान होते हैं जो एक केंद्रीय विशालकाय ब्लैक होल की ओर आने वाली सभी पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ब्लेजर, ये सक्रिय आकाशगंगाओं की तरह होते हैं और अगर जो भी चीज़ें जो बहुत ही बड़े ह्यूज ब्लैक होल की तरफ आ रही है उन सभी पदार्थों से वो एनर्जी जो होती है वो जो है रिसीव कर लेते हैं। कौन? ब्लेजर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स, O9A, ऑर्डर ऑफ 9 एंजल्स। देखिए O9A इंपॉर्टेंट है। O9A 1970s में यूके में स्थापित एक शैतानी अराजकतावादी समूह माना जाता है। क्या है ये? एक शैतानी अराजकतावादी समूह है जो अब अमेरिका सहित पूरे दुनिया भर में विस्तृत हो चुका है। अब देखिए ये समूह खुद को विविध और विश्वव्यापी और विविध समूह जनजातियों और व्यक्तियों को के सामूहिक रूप से वर्णित करता है। ये क्या कहता है? ये खुद को कहता है कि विविध और विश्वव्यापी है, ये विविध समूह में है ये, और जनजातियों और व्यक्तियों को सामूहिक रूप से वर्णित करता है ये, जो समान भयावह विध्वंसक रुचियों और उद्देश्यों और जीवन शैलियों को साझा करते हैं। जैसे इनका चर्चा का क्या कारण है? देखिए अमेरिकी सेना के एक सैनिक ने इस अस्पष्ट शैतानी नव नाजी समूह के साथ गुप्त सूचना साझा करके अपनी ही इकाई पर हमले की साजिश की। ठीक है, अपनी ही इकाई पर हमले की साजिश की। क्या किया इसने? अमेरिकी सेना के एक सैनिक ने इस अस्पष्ट शैतानी व नव नाजी समूह के साथ गुप्त सूचना साझा करके, अमेरिकी एक सोल्जर होते हैं जो ये जो शैतानी जो नव नाजी जो है शक्ति है, नाजीवाद तो आप समझते हैं ना, तो नव नाजी जो शक्ति है उसके साथ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शेयर किया और अपनी ही इकाई पर हमले की साजिश रची है। तो ये चीज़ें हैं, ये लोग दूसरों को अपने हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, कि उनके ग्रुप में वो शामिल हो जाए, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही लोग और सोचना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विधि एवं न्याय। ठीक है, विधि एवं न्याय होगा, उसको हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।